हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रगति कोचिंग सेंटर में। दोस्तों मैं हूं आलोक यादव और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन का लघु उत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के अपवर्तन का क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रकाश की किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाते हैं तो उनके दिशा में परिवर्तन होता है। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, ये आप लोग का वायु का माध्यम है ऊपर वाला, और ये नीचे वाला आप लोग का कांच का माध्यम है, ठीक है। तो ये प्रकाश की किरण हम लोग को आ रहा था और आने के बाद ये वायु का माध्यम से जब कांच के माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो ये देखिए अभिलंब की ओर मुड़ जा रहा है, अभिलंब की ओर मुड़ जा रहा है, यानी कि परिवर्तन हो रहा है, उसको दिशा में परिवर्तन हो रहा है। उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए, एक कांच में से जब वायु में फिर दोबारा जाता है, अभिलंब से दूर भागता है, इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के दो उपयोग लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के दो उपयोग इस प्रकार हैं। पहला, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना पाता है। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है ना, तो कोई लेंस है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हम लोग का प्रतिबिंब बनाता है। अगर अपवर्तन नहीं होता तो प्रतिबिंब नहीं बनाता। दूसरा नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही फोटोग्राफी कैमरा से फ़ोटो तैयार किया जाता है। जो हम लोग मोबाइल से या फिर कैमरा से जो हम लोग फ़ोटो खींचते हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तैयार होता है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण का अपवर्तन दिखाने के लिए एक किरण आरेख खींचें। पहला, किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो चलिए इसको उत्तर में लिखिए, प्रकाश की किरणों जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो वायु है, वायु आप लोग का विरल माध्यम हो गया और ये जो कांच है ये आप लोग का सघन माध्यम हो गया। कि जिस पदार्थ का अणु नज़दीक नज़दीक रहता है, सटा हुआ रहता है, वो सघन माध्यम होता है, और जिसका अणु थोड़ा दूर दूर रहता है वो विरल माध्यम कहलाता है। तो देखिए, विरल माध्यम से अगर प्रकाश की किरण आ रहा है सघन माध्यम में तो अभिलंब की ओर झुक जा रहा है। तो देखिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर प्रकाश की किरण जाता है तो अभिलंब से दूर भाग जाता है। यही होता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम में। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ABCD ये जो आपको नज़र आ रहा है ये कांच का माध्यम है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला है ये वायु का माध्यम है, और ये आपको N वाला जो आपको डॉटेड डॉटेड लाइन दिख रहा है ये इसका अभिलंब हुआ, ये नीचे वाला का अभिलंब हो गया। अब यहाँ पर ये PQ, ये P आपको नज़र आ रहा है, ये Q है। PQ एक आपतित किरण है, ठीक है। ये आपतित किरण आ रही है और जैसे ही कांच में प्रवेश करती है तो इसको माध्यम में चेंजिंग हो गया। तो जब माध्यम में चेंजिंग हो रहा है तो ये देखिए अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक रहा है। इसको इस पथ पर जाना चाहिए था लेकिन इस पथ पर ना जा करके ये अभिलंब की ओर झुक रहा है। और इसको में देखिए कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है उससे दूर भागेगा। यही फिगर है आपका, इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, हवा में चलती हुई प्रकाश की किरणें जल में तिरछे प्रवेश करती है। क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी। मतलब कहने का सीधा तात्पर्य यह है कि हवा से हम लोग को जो प्रकाश की किरण आ रहा है और जल में तिरछा प्रवेश कर रहा है कि वो अभिलंब की ओर झुकेगी या उसको से दूर भागेगी। तो चलिए लिखिए इसका, चूँकि हवा विरल माध्यम है तथा जल सघन माध्यम है तो हम जानते हैं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसलिए प्रकाश की किरणें हवा से पानी में प्रवेश करने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। इससे आप देखिए, यह हवा आपका विरल माध्यम हो गया और पानी आपका सघन माध्यम हो गया, क्योंकि हवा का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है
और पानी का घनत्व हवा के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसलिए पानी सघन माध्यम हो गया और हवा विरल माध्यम हो गया। और आपको मालूम है कि विरल माध्यम से प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कि ये प्रकाश की किरण आ रही थी और जैसे ही पानी में प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। पांचवा क्वेश्चन है, पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको उत्तर में लिखिए। हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। पानी से बाहर आने वाली किरणें अभिलंब से दूर हटकर हमारी आँखों तक पहुँचती है, जिसके कारण सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। छठा क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित नियम हैं। पहला, आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे आप इस फिगर में समझिए कि ये आपका आपतित किरण है, ठीक है, और ये आपका अपवर्तित किरण है। नीचे वाला जो लाइन है ये अपवर्तित किरण है, और इसको में जो कोण बना रहा है अभिलंब से आपतित किरण, ये आई जो बना रहा है ये आपतन कोण हो गया, ठीक है ना। और ये आपको जो कोण बना रहा है आर, ये अपवर्तित किरण हो गया। तो हम कह सकते हैं कि आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है प्रकाश के अपवर्तन के पहला नियम से। दूसरा है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। तो जैसे इसमें आप देखिए ये आपका आपतित किरण है और ये आपका अपवर्तित किरण है, और इस पर डाला गया लंब तीनों के तीनों एक ही तल में होता है। सातवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्नेल के नियम को लिखकर समझाएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपतन कोण अपवर्तन कोण की बराबर होता है, ठीक है, इसे ही स्नेल के नियम कहा जाता है। जो आपतन कोण होता है ना वो अपवर्तन कोण के बराबर होता है, उसको ही स्नेल का नियम कहा जाता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर के, जहाँ के स्थिरांक है, यानी कि के आपका कांस्टेंट है। देखिए इसमें ये जो आपको आई नज़र आ रहा है ये आपतन कोण हुआ, और जो आपको आर नज़र आ रहा है ये आपका अपवर्तन कोण हुआ, और इसी को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं कि साइन आई बटा साइन आर बराबर के, यानी कि के आपका स्थिरांक हो गया। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश की एक किरण पुंज पानी में तैरते तारपीन की परत पर आपतित होती है। यदि वायु, तारपीन और पानी के अपवर्तनांक क्रमशः 1, 1.47 और 1.33 हो तो समझाएं कि किरणपुंज किस प्रकार वायु से तारपीन तथा फिर तारपीन से पानी में गमन करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चूँकि प्रश्न के अनुसार हवा का अपवर्तनांक कम है, हवा की अपेक्षा पानी का अपवर्तनांक अधिक है, ठीक है, तथा तारपीन का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, अतः यहाँ हवा विरल माध्यम हुआ, पानी हवा की अपेक्षा सघन माध्यम हुआ, तारपीन सबसे अधिक सघन माध्यम हुआ। इसलिए जब प्रकाश की किरण हवा से तारपीन में प्रवेश करेगी तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तथा जब तारपीन से पानी में प्रवेश करेगी तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसा कि आपको इस फिगर में देख सकते हैं कि अगर ये हवा है और ये आपका तारपीन है, ये जो आपको जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ये तारपीन का माध्यम है। तो देखिए प्रकाश की किरण जब आएगा तो इसको जब तारपीन में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, और अगर तारपीन से अगर वह पानी में जाएगा, देखिए ये तारपीन है, अगर तारपीन से अगर पानी में जाएगा तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा। तारपीन जो है ये हवा से भी सघन माध्यम है, ठीक है ना, ये हवा के अपेक्षा भी सघन माध्यम है, यानी कि इसका घनत्व ज़्यादा है, और पानी से भी इसका घनत्व ज़्यादा है। इसलिए हवा से अगर तारपीन में आएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, और तारपीन से अगर पानी में जाएगा तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, आपको एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस तथा एक कांच की वृत्ताकार पट्टिका दी गई है। उनकी सतहों को न छुए आप उनमें अंतर कैसे बताएंगे?
मतलब जो आपको दिया गया है, आपको एक उत्तल लेंस दिया गया है, आपको एक अवतल लेंस दिया गया है और आपको एक कांच की वृत्ताकार पट्टी दे दिया गया है और उसको एकदम छूना भी नहीं है और उसको बगैर छुए हम लोग को मालूम करना है कि उत्तल लेंस कौन है, अवतल लेंस कौन है और वृत्ताकार पट्टिका कौन है। तो चलिए लिखते हैं इसको। पहले दिए गए तीनों नमूनों को एक टेबल पर स्टैंड के सहारे स्थित रखेंगे, ठीक है। अब तीनों को पीछे बारी बारी से एक किताब को ले जाते हैं और धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकाते हैं। जिस नमूना का अक्षर बड़ा दिखाई पड़ेगा वह उत्तल लेंस होगा और जिस नमूना का अक्षर छोटा दिखाई देगा वह अवतल लेंस होगा तथा जिस नमूनों में अक्षर के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा वह कांच की वृत्ताकार पट्टी होगी। कि हम कह सकते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस और कांच के पट्टी को जाकर के कागज़ पर जो लिखा हुआ है ना उस पर जाकर के रखिए। आपको अगर वो जो लिखा हुआ जो अक्षर है वो आपको बड़ा दिखाई देगा तो समझ लीजिए कि उत्तल लेंस है, अगर वो छोटा दिखाई दिया तो अवतल लेंस, और जिसको में कोई परिवर्तन नहीं हुआ वो आपको कांच का पट्टी हो जाएगा। 10 वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 10 वाला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस द्वारा जब सूर्य की किरणें को किसी कागज पर फोकसित करते हैं तो वह जल उठता है, कारण स्पष्ट करें। या जैसे आप उत्तल लेंस का एक पट्टी लीजिए और उसको एक कागज़ पर जा कर के धूप में उसको केंद्रित कर दीजिए उसके प्रकाश को और ढेर देरी तक उसको रखिएगा ना तो वो जो कागज़ है वो आपको जलने लगेगा। ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक उत्तल लेंस मिलता था जिससे कागज़ को मतलब धूप में रख दिए और उस पर ढेर देरी तक रखले रह गए और वो जलने लगता था। तो ये उत्तल लेंस के द्वारा होता था, लेकिन क्यों होता था आज उसको हम लोग जानेंगे। तो चलिए लिखिए, सूर्य के प्रकाश की किरणों में ऊष्मा भी संचित रहती है, ठीक है ना। जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको में हम लोग को ऊष्मा भी संचित रहता है और जब उत्तल लेंस द्वारा सूर्य से आ रही किरणों को कागज़ पर फोकसित करते हैं तो कागज़ के छोटे से भाग पर ऊष्मा की फोकसित हो जाती है जिससे कागज़ जल उठता है। 11 वाला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि उत्तल लेंस को आँख के सामने रखकर सूर्य को देखना क्यों मना है। इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तल लेंस को आँख के सामने रखकर सूर्य को देखना मना है क्योंकि सूर्य से आती हुई ऊष्मा रेटिना पर फोकसित होकर रेटिना को अत्यधिक क्षति पहुंचा सकती है। हम लोग का आँख का फोकस दूरी रेटिना पर बनता है, ठीक है ना। इसलिए रेटिना पर अगर सूर्य के प्रकाश बनेगा तो बहुत बड़ा दिखाई देता है जिसके कारण हम लोग को आँख को अत्यधिक क्षति पहुंचा सकता है। 12 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी उत्तल लेंस पर आपतित किरण लेंस के अक्ष के समांतर है तो वह लेंस से अपवर्तन के बाद किस प्रकार मुड़ेगी, किरण आरेख द्वारा इसे स्पष्ट करें। तो चलिए इसका उत्तर लिख दीजिए, यदि किसी उत्तल लेंस के आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो वह अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस पर अभिसरित हो जाती है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक है। ये आपका उत्तल लेंस है और ये आपका मुख्य अक्ष है, यहाँ पर F1 हो गया और ये आपका F2 हो गया और ये जो प्रकाश की किरण हम लोग को अनंत से आ रहा है और आ करके यहाँ पर उत्तल लेंस से टकरा करके और हम लोग को मुख्य फोकस पर जा करके सब जा करके मिल रहा है। इधर से भी आ रहा है, सब जा करके मुख्य फोकस पर अभिसरित हो रहा है, जा करके मिल रहा है, ठीक है ना। 13 वाला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बीच अंतर को स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। लेफ्ट तरफ लिख दीजिए उत्तल लेंस और राइट तरफ लिख दीजिए अवतल लेंस। इसमें पहला में लिखिएगा, उत्तल लेंस के बीच का भाग उभरा होता है तथा किनारे का भाग धंसा होता है। जैसे आप इसको देखिए, इसका बीच का भाग इधर फैला हुआ है ना तो इसी को उभरा हुआ कह रहे हैं और इसका जो ये वाला भाग हुआ ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग ये धंसा हुआ होता है। अवतल लेंस के बीच का भाग धंसा होता है तथा किनारे का भाग उभरा हुआ होता है, ठीक है। तो अवतल लेंस को थोड़ा सा देख लीजिए कि अवतल लेंस में ये देखिए बीच का भाग जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला बीच वाला भाग ये धंसा हुआ है और किनारे वाला भाग देखिए उभरा हुआ है, किनारे वाला भाग उभरा हुआ है। दूसरा हो गया, उत्तल लेंस में आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस में देखिएगा
कि आभासी यानी कि इस तरफ लेफ्ट तरफ भी बनता है इसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस में। यहाँ पर अगर वस्तु को रख देंगे तो यहाँ पर ही बन जाता है, और राइट तरफ भी इसका प्रतिबिंब बनता है, यानी कि दोनों तरफ, यानी कि आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। अगर राइट साइड बनेगा तो वास्तविक, अगर लेफ्ट साइड बनेगा तो आभासी। और अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। और ये जो आपका अवतल लेंस है इसको में कभी भी राइट साइड आपको प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो लेफ्ट साइड बनेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर बायां तरफ प्रतिबिंब बनता है तो आभासी बनता है इस तरफ, और अगर इस तरफ दायां तरफ बनता है तो ये वास्तविक बनता है। तो हमेशा अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तीसरा में देखिए, उत्तल लेंस किरणों को अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस पर अभिसरित कर देता है। जैसे कि आप इसमें देखिए, ये उत्तल लेंस है और ये किरण आ रहा है दोनों, और ये दोनों किरण आकर के लेंस से टकरा करके मुख्य फोकस पर अभिसरित हो रहा है ना, ये मुख्य फोकस पर अभिसरित हो रहा है, यानी किरणों को अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस पर अपसरित कर देता है, जैसा कि आपको अभी जस्ट बताएं। चौथा है, उत्तल लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार में किया जाता है। तो मन में आपका क्वेश्चन उठ रहा होगा कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है और निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो आप जान लीजिए कि अगर दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में बात करेगा तो दीर्घ दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। जो भीरू भीरू आपको पास पास जो मतलब वस्तु रहेगा ना वो आपको दिखाई नहीं देगा, और दूर वाला वस्तु आपको दिखाई देगा। लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि आपको निकट की वस्तु तो दिखाई देगा लेकिन दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा, यानी कि उल्टा होता है। जो आपको लिखा हुआ है इसका उल्टा समझ में आता है। तो इसको लिख दीजिए उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस का उपयोग दृष्टि दोष के उपचार में किया जाता है, और अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष का उपचार में किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, चूँकि उत्तल लेंस किरणों को अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस पर अभिसरित कर देता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। और अवतल लेंस किरणों को अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस पर अपसरित कर देता है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि ये आपका उत्तल लेंस है और ये नीचे वाला आपको अवतल लेंस है, ठीक है ना। तो इसको में देखिए किरण आ करके और लेंस को पार हो करके और ये जाके मुख्य फोकस पर अभिसरित हो रहा है, यानी कि लेंस को पार हो करके अभिसरित हो रहा है। उसी को अभिसारी लेंस हम लोग उत्तल लेंस को कह रहे हैं कि लेंस को पार हो करके अभिसरित कर दे रहा है। और अवतल लेंस में किरण आपको पार नहीं कर पा रहा है, ये लौट जा रहा है, यानी कि ये अपसरित हो रहा है। तो इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। 15 वाला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है। यदि एक वस्तु को लेंस से 2f से कुछ अधिक दूरी से जैसे जैसे लेंस की फोकस तक लाया जाए तो उस वस्तु का प्रतिबिंब का आकार किस प्रकार परिवर्तित होगा? जैसे कि आप इस उत्तल लेंस में देखिए, ये उत्तल लेंस है और इसका फोकस दूरी को अगर मान के चलो कि यहाँ से O से लेकर के F1 की दूरी को छोटका f बोलते हैं, ठीक है ना। अगर फोकस दूरी f है तो वस्तु को हम लोग मतलब फोकस दूरी के दुगना यानी कि 2f1 से भी अधिक दूरी पर रखते हैं, यानी कि इस तरफ रखेंगे और इसको धीरे 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 इस तरफ लाएंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर ही बनेगा, यही आपका क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तल लेंस में जब वस्तु 2f से कुछ अधिक दूरी पर स्थित हो और धीरे धीरे वस्तु को f तक लाया जाए तो उस वस्तु का प्रतिबिंब के आकार में उपरोक्त वृद्धि होगी। यानी कि वस्तु को जैसे जैसे हम लोग भीरू लाते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार में वृद्धि यानी कि बड़ा होने लगेगा। ये अगर अनंत से आ रहा है तो मुख्य फोकस पर बन रहा है इसका प्रतिबिंब, और यहाँ पर 2f1 पर आएगा तो कुछ इससे बड़ा बनेगा और f पर आएगा तो और बड़ा बनेगा, और इधर और मतलब जितना भीरू आएगा उतना वो बड़ा प्रतिबिंब बनते चल जाएगा। 16 वाला क्वेश्चन है, यदि 16 वाला क्वेश्चन है आपको, किसी लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखें। तो इसका उत्तर लिख दीजिए कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है, इसका मात्रक D है। अर्थात
P बराबर 1/f है। और इसका जो SI मात्रक हो जाएगा आपको D, यानी कि D से सूचित किया जाएगा। 17 वाला आपका क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष को x अक्ष और प्रकाश केंद्र को मूल बिंदु मानकर आप U, V एवं F के चिन्ह कैसे निर्धारित करेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा U, यानी कि वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। जो वस्तु का दूरी होता है हमेशा ऋणात्मक होता है, हमेशा बाएं तरफ उसको रखा जाएगा तो ऋणात्मक ही ना होगा, चाहे वह उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस। और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी धनात्मक तथा आभासी प्रतिबिंब के लिए भी ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस के लिए F धनात्मक होता है और अवतल लेंस के लिए F ऋणात्मक होता है। 18 वाला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 40 सेंटीमीटर पर बनाता है। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो तो वस्तु लेंस से कितना दूरी पर है, इसका क्षमता क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि आप देखिए कि हम लोग का जो वस्तु है फोकस दूरी के दुगना दूरी यानी कि 40 सेंटीमीटर पर रखा गया है, तो फोकस दूरी 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो गया और प्रतिबिंब की दूरी 40 सेंटीमीटर हो गया, तो वस्तु का दूरी हम लोग को -40 सेंटीमीटर हो जाएगा। चाहे तो आप लेंस के सूत्र से निकाल सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग जब वास्तविक और उल्टा है तो यहाँ पर U बराबर -40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए, वस्तु लेंस के सामने लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। अब यहाँ पर क्षमता निकालना है, तो क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, तो 1/20 हो जाएगा ना, यानी कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर डायोप्टर में चेंज करने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 100/20 हो गया, तो 20 से 100 कट गया 5 बार में, तो यहाँ पर +5 डायोप्टर आंसर। 19 वाला क्वेश्चन है, कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाए गए लेंस निकायों का उपयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है। तो इसका उत्तर लिखिए, कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाए गए लेंस निकायों का उपयोग फोटोग्राफी कैमरा, दूरबीन तथा सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। जैसे देखिए कैमरा हो गया, दूरबीन हो गया, सूक्ष्मदर्शी हो गया, उसके ऊपर एक लेंस के ऊपर एक लेंस और एक लेंस के ऊपर एक लेंस, मतलब लेंस पर लेंस रखा जाता है ताकि हम लोग को दूर के वस्तु भीरू दिखाई दे, या फिर कैमरा में रखेंगे तो मतलब स्पष्ट दिखाई दे किसी वस्तु का प्रतिबिंब। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को और लोगों के पास भेजें। थैंक यू।